नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक, जिसमें अपन पढ़ेंगे हमारे जो आज की वीडियो के टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे साबुनीकरण क्या होता है, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, और साथ में अपन बात करेंगे मिसेल का निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे यानी साबुन के द्वारा किस तरह से कपड़ों का शोधन हो जाता है, कपड़ों की सफाई कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस है, यानी किस तरह से अपन साबुन लगाने से कपड़े की जो मैल है वो निकल जाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है वो भी अपन जानेंगे। और साथ में जानेंगे साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साबुन और अपमार्जक में अंतर। आप पीछे के पेपर उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में ही अपन ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम जो कपड़ों की साबुन से धुलाई करते हैं वो किस तरह से साफ हो जाते हैं, उसका कारण क्या है। तो चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले साबुनीकरण क्या होता है, यानी साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को साबुनीकरण कहते हैं। अब बात आती है कि ये साबुन बनते कैसे हैं, किन चीजों से बनाया जाता है। तो देखो, हमने इससे पहले बात की थी जो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलते हैं, ठीक है। वनस्पति तेल कौन से होते हैं, या जंतु के तेल, या जो वनस्पति के यानी पेड़ पौधों के यानी किसी बीज से, जैसे सोयाबीन का हो गया, सरसों का तेल हो गया, ठीक है। इस तरह के बीजों से जो तेल निकलते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम कह देते हैं वनस्पति तेल, या फिर जंतु वसा भी कह सकते हैं। जंतुओं के दूध से, इनसे जो वसा से जो हम जो वसा प्राप्त करते हैं, मतलब उनसे भी जो तेलीय पदार्थ जैसे घी हो गया उनको प्राप्त करते हैं, तो उससे भी क्या बनाई जा सकती है, साबुन बनाई जा सकती है, ठीक है। हमने देखा था एस्टर की प्रक्रिया में, हमने देखा था साबुनीकरण। तो देखिएगा क्या होता है साबुनीकरण। जंतु या वनस्पति तेलों के वसा को जंतु से प्राप्त हो चाहे वनस्पति से प्राप्त हो, उसकी वसा को क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने से साबुन प्राप्त होता है, यानी साबुन बनता है। ध्यान से देखिएगा, जंतुओं अथवा वनस्पति तेलों की वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने से साबुन जो है वो प्राप्त होता है या साबुन बनता है। और ये जो साबुन बनाने की प्रक्रिया है इसी को ही हम क्या कह देते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। इसी को ही हम क्या कह देते हैं, साबुनीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात करें, हमने एस्टर के अंदर पढ़ा था, हाँ बिल्कुल, वसा कह दो या एस्टर कह दो। एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या करते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर हम करते हैं इसको गर्म, ठीक है। गर्म करने से एक तो साबुन बनता है, दूसरा उत्पाद जो बनता है वो होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल। जो साबुन जो होते हैं वो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, कार्बन यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं, जिसकी लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात यही करेंगे कि जो साबुन है वो क्या होते हैं, और फिर अपन बात करेंगे अपमार्जक क्या होते हैं। तो साबुन होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। या तो सोडियम की बात करें या फिर पोटेशियम की बात करें, उसके लवण होते हैं। कौन, साबुन। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला, यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से बने होते हैं। इसका मैं आपको फॉर्मूला समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह के बने होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वैसे तो आपके फॉर्मूला नहीं है लेकिन फिर भी अपन समझ लेते हैं। CH2, उसके बाद में COO, और यहां पर हम लिख देते हैं R, क्योंकि ये बहुत लंबी श्रृंखला है इसलिए हम लिख। इसी तरह हम लिख देते हैं CH, COO, R, और फिर है हमारा CH2, COO, R, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले क्या है, यौगिक है। यहां पर 3 बार आए तो हमने क्या लिख दिया, 3NaOH लिख दिया। क्या लिख दिया है, 3NaOH लिख दिया है। क्या लिख दिया है, 3NaOH। अब जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिएगा क्या बनता है, जैसे इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से ये जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा, RCOO और Na। R इधर का मतलब एक लंबी कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला है, और साथ में जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, देखिएगा CH2OH, CHOH और CH2OH, ये जो पदार्थ है इसका निर्माण होता है। तो ये तो हमारा हो गया साबुन। ये क्या हो गया, साबुन। और साबुन के साथ में ये जो पदार्थ बना है इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। तो ये हमारे इस प्रकार साबुन से जो साबुन का निर्माण होता है वो इस प्रकार होता है। तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमारा एस्टर कह दो या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले क्या है, ये जो है वसा अम्ल है, वसा जिसको हम कह सकते हैं, या फिर एस्टर कह दो,
ठीक है, इसको क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने से साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। आइए हम बात करते हैं अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक भी कार्बोक्सिलिक अणु की इसी तरह लंबी श्रृंखला वाले, यहां पर तो देखिएगा ये सोडियम ले सकते हैं, यहां पे पोटेशियम ले सकते हैं, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, यहां पे गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसी तरह आप पोटेशियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। जब अपमार्जक को कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। ये क्या होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। देखिएगा दोनों में अंतर क्या है। हम देखते हैं जो साबुन जो होती है, कई बार हम देखते हैं जो भारी जल होता है, मतलब जो समुद्री जल की बात करें या जो खारा जल होता है, उसके अंदर साबुन जो है वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। और ये जो साबुन है मैग्नीशियम और आयन के साथ अभिक्रिया करके ऐसा पदार्थ बना देता है जो अवशेप होता है, मतलब जल में अविलय होता है, और फिर वो कपड़ों के ऊपर जमा हो जाता है और फिर झाग नहीं बनते हैं। तो उसके उपचार के लिए अपन कई जगह देखते हैं जहां पर भारी जल पाया जाता है, वहां पर साबुन वर्क नहीं करती है। ठीक है, नॉर्मल जो साबुन होती है वर्क नहीं करती है, तो वहां पर जो अपमार्जक है वो काम में लिए जाते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, हमारे जो डिटर्जेंट पाउडर है, यानी हम जिसको आम भाषा में सर्फ जो कहते हैं, वही होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। यहां पर जब ये जो उस कैल्शियम और मैग्नीशियम जो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो खारे जल के अंदर या लवणीय जल के अंदर, तो ऐसा पदार्थ बनाते हैं, वैसा ही पदार्थ बनाते हैं, लेकिन ऐसा पदार्थ बनेगा जो जल में भी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, जो उसमें विलय हो जाएंगे। पदार्थ तो ये उससे विक्रिया कर लेगा, लेकिन फिर भी ऐसा पदार्थ नहीं बनाएगा जो जल में विलय ना हो। जो जल में विलय हो ऐसा पदार्थ नहीं बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा जो जल में आसानी से घुल जाए। तो ये होते हैं, बस आपको ये याद रखना है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, वहीं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं अपमार्जक, यानी जो सर्फ होता है वो। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करें मिसेल का निर्माण क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है। अपन बात करते हैं साबुन के एक अणु की, सिर्फ साबुन का एक अणु। साबुन क्या होते हैं, वो साबुन जो है बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, उसके एक अणु की बात करें तो साबुन के एक अणु के दो हिस्से होते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ, तो साबुन के अणु के क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं। इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ, जैसे भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। एक होता है जलरागी भाग और एक होता है जल विरागी भाग। ठीक है, एक जो हिस्सा होता है वो होता है जलरागी भाग। कौन सा होता है, जलरागी। जलरागी का मतलब क्या हुआ, देखिएगा, ये जो भाग अपन कह देते हैं जलरागी। जलरागी का मतलब क्या होता है, जल में घुलनशील। और एक ये वाला जो भाग है ये है जल विरागी। जल विरागी का मतलब होता है जल में अघुलनशील। ये किसमें घुलनशील होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो वसा और तेल में घुलनशील होता है। तो देखिएगा यहां पर बात करें, साबुन के अणु के दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक सिरा क्या होता है, जल में विलय होता है, मतलब जल में घुलनशील होता है, इसको हम जलरागी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जलरागी। और जो दूसरा सिरा जो होता है वो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है, जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है उसमें विलय होता है, मतलब जो वसा या तेल है उसमें विलय होता है, उसको जल विरागी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जल विरागी। इसका आयनिक सिरा, यानी आयनिक मतलब कौन सा, जो जल में घुलनशील है, जलरागी सिरा जल के अंदर की ओर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन यानी पूंछ वाला सिरा जो होता है वो बाहर की ओर होता है। इस संरचना को हम मिसेल कह देते हैं। जैसे देखिएगा, इसको हम सही तरीके से समझाएं तो इसके दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है इसका पूंछ वाला हिस्सा, इस तरह से पूंछ बनी होती है, और एक होता है इसका ये वाला जो आयनिक हिस्सा है। ये पूंछ वाला हिस्सा जो है जो COO माइनस वाला हिस्सा है, और ये जो पीछे सिरा जो है इसका ये क्या है, Na+ वाला। तो ये जो भाग है, ये वाला भाग कौन सा होता है, ये वाला भाग होता है ये जल विरागी भाग, और ये कौन सा होता है, जलरागी, मतलब जल में घुलने वाला सा भाग। जो पूंछ वाला भाग होता है वो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो वसा और तेल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जबकि दूसरा क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इस तरह की जो संरचना बनती है उसको मिसेल कह देते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे साबुन के अणु एक तेल की बूंद, अब देखो नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, धूल मिट्टी है वो तो पानी से साफ हो जाता है, लेकिन जो तेलिया मैल होती है वो साफ नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, एक तेल के अणु को इस तरह से अपन क्या चारों तरफ से घेर लेते हैं, और इस तरह की जो संरचना बनती है, ये बाहर वाला हिस्सा कौन सा है, सोडियम का भाग है, और अंदर वाला कौन सा है, कार्बोक्सिलिक का
और तेल की बूंद को जो यहां पर घेर रखा है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं मिसेल। ये जो संरचना बनी है इसको हम मिसेल कर देते हैं। तो इस तरीके से मिसेल का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं साबुन से शोधन की प्रक्रिया को समझाइए। ऐसा लिखा हो सकता है, साबुन से शोधन मतलब साबुन से कपड़े की सफाई की प्रक्रिया है उसको आपको समझाना है। तो किस तरह से सफाई की प्रक्रिया होती है उसको समझते हैं। तो देखिएगा मैंने यहां पर क्या लिया है, मैं आपको समझाने के लिए यहां पर मैं 3 हिस्से ले लेता हूं। मान लो एक कपड़ा है, ये हमने एक कपड़े का टुकड़ा ले लिया, इसको समझने के लिए ले रहे हैं इस तरह से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और यहां पर ये मान लीजिए आप इसका मैलिया भाग, यहां पर कोई तेल या मैल लगी हुई है। ठीक है, यहां पर देखिएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। अधिकांश देखो जो हमारे कपड़े पर मैल होती है वो कौन सी होती है, तेलिया जो मैल है वो आसानी से साफ नहीं होती है, बाकी तो नॉर्मल हमारे पानी से साफ हो जाती है। तो जो तेलिया जो मैल होती है, ठीक है, वो क्या है, पानी में अघुलनशील होती है। जो तेलिया जो मैल है, जो तेल की जो मैल है वो पानी में नहीं घुलती है। ठीक है, तो वो किसमें घुलती है, जो हाइड्रोकार्बन भाग है उससे। तो ये क्या होता है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, हमने बात कर ली। ठीक है, साबुन का आयनिक भाग जलरागी होता है और घुलनशील भाग क्या होता है, जो कार्बन की श्रृंखला में तेल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। कार्बन की श्रृंखला वाला भाग है वो तेल में घुलनशील होता है, और दूसरा जो भाग है आयनिक भाग यानी सोडियम Na+ वाला जो भाग है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और जैसे ही इस प्रकार हम क्या करते हैं, साबुन के अणु के मिसेल बनाते हैं। अब ये क्या है, जैसे ही हम कपड़े के ऊपर क्या लगाते हैं, उसको भिगोकर जैसे उसके ऊपर साबुन रगड़ते हैं तो उसके साबुन के अणु उसके चारों तरफ आ जाते हैं। इसके साबुन के अणु उसके क्या आ जाते हैं, चारों तरफ इसके आ जाते हैं। देखिएगा ये मान लीजिए साबुन के अणु है, ठीक है, ये वाला भाग इस तरह से, ये जो भाग है बाहर वाला गोल वाला भाग, ये तो क्या है, जलरागी। जलरागी मतलब जल में घुलनशील। और दूसरे वाला जो भाग है, ये पूंछ वाला जो भाग है, ये क्या होता है, ये मैल या वसा में घुलनशील होता है। तो इस तरीके से ये मैल को क्या करता है, यहां से पूरी हटाने की कोशिश करता है, और मैल को पूरा क्या करता है, बाहर लाने की कोशिश करता है, उस कपड़े से हटा के, और इस तरह से क्या करता है, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, ये वाला भाग इस तरह से। ठीक है, बहुत सारे अणु इसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। अब आपको पता है साबुन लगाने के बाद में कपड़े को क्या किया जाता है, हाथ से या तो मसला जाता है, मला जाता है, या फिर उसको क्या किया जाता है, ब्रश से क्या किया जाता है, उसके ऊपर रगड़ा जाता है। और वॉशिंग मशीन में ये होता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, बहुत तेजी से घुमाया जाता है, और उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसके अंदर से उसको घिसा जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो अणु है, साबुन के जो अणु हैं, वो उस मैल के चारों तरफ क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, ये साबुन का अणु क्या हो जाएगा, इस कपड़े से अलग हो जाएगा, इस तरह से, सॉरी, ये मैल काला से अलग हो जाएगा, और यहां पर ये जो इसके बाकी हिस्से थे, इसने सब तरफ से इसको घेर लेते हैं, और इस तरह की जो संरचना बन जाती है, यानी मिसेल जैसी संरचना, वापस मिसेल बन गया है, और इस बूंद को वापस कहां कर देता है, कपड़े से अलग कर देता है। और फिर अपन कपड़े को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, उसके बाद साफ पानी में डालते हैं, और उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते हैं कपड़े को, मतलब उसके अंदर क्या करते हैं, पानी में डालकर उसको हिलाते हैं, जिसकी वजह से जो मैल है, ये जो अणु है, वो बाहर वाला भाग कौन सा है, पानी में घुलनशील, तो वो सारी मैल को कहां ले आता है, पानी के अंदर ले आता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है, दोबारा से यहां देखते हैं, अधिकांश मैल जो होती है वो तेलिया होती है, और तेल पानी में आपको पता है अघुलनशील होता है। हमारे कपड़ों पर जो मैल होती है अधिकांश वो कौन सी होती है, तेलिया मैल होती है, जो तेल का जो अणु होता है वो पानी में अघुलनशील होता है, तेल पानी में घुलता नहीं है। साबुन के अणु जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, और साबुन का आयनिक भाग यानी जलरागी भाग जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, जबकि कार्बन श्रृंखला में तेल में घुलनशील होता है, जबकि कार्बन श्रृंखला वाला भाग है वो तेल में घुलनशील होता है। इस प्रकार साबुन के अणु क्या बनाते हैं, एक मिसेल की संरचना बना देते हैं, मिसेल बना देते हैं। यहां अणु का एक सिरा, जहां अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर और दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। देखिएगा यहां पर ये जो तेल की मैलिया थी उसकी तरफ कौन सा भाग है, जो जल अंदर वाला भाग तो है वो कौन सा है, हाइड्रोकार्बन जो भाग है वो वसा में घुलनशील होता है, तेल में घुलनशील होता है, जबकि इसका बाहर वाला जो भाग है वो कौन सा है, जल में घुलनशील है। ठीक है, दूसरी और आयनिक सिरा होता है, इससे पानी में इमल्शन बनता है। अब ये इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वापस जब इसको पानी में डालते हैं तो वो सारे के सारे अणु क्या हो जाते हैं, पानी में आ जाते हैं, उसकी मैल सारी की सारी क्या आती है, पानी में, और पानी के अंदर उसके बहुत छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं, उस पानी में मिक्स हो जाते हैं। इसको पानी का क्या कह देते हैं, इमल्शन कह देते हैं। इस प्रकार साबुन मिसेल
मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। और जो साबुन से जो मिसेल बना है ये पानी में, क्योंकि बाहर वाला सारा भाग इसका पानी में घुलनशील है, तो वो उस अणु को क्या करेगा, उठा के पानी में घुल देगा, और पानी में जैसे ही घुल जाएगा तो वो कपड़े से मैल उठकर वापस पानी में आ जाएगी। अपन एक दो बार पानी में, साफ पानी में डालकर उसको क्या किए जाते हैं, अब वो अणु मिसेल बन गए हैं, अभी भी वो कपड़े के ऊपर चिपके हुए हैं, फिर उसको पानी में डालकर जैसे ही उसको क्या कर देते हैं, हिलाने के बाद में उसको निकालते हैं, तो वो साबुन के जो अणु थे, मिसेल बने थे, वो उस पानी के अंदर रह जाते हैं और कपड़े की सफाई हो जाती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से कपड़ों की सफाई होती है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला भाग है वो है जो मैल वाला भाग है, जो तेलीय भाग है, और ये कौन सा भाग है, ये इसका है साबुन का अणु। साबुन का अणु, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये पहले इसके साथ आकर चिपकते हैं, फिर अपन कपड़े को क्या करते हैं, हाथों से ऐसे रगड़ते हैं। हाथों से रगड़ने से क्या होता है, ये जो उसके साबुन वाले अणु है चारों तरफ उसको अच्छी तरह से क्या कर ले, उसको घेर ले, इसलिए हम कपड़े को हाथों से रगड़ा जाता है। और वॉशिंग मशीन में भी यही काम होता है, उसको आसानी से अच्छी तरह से रगड़ा जाता है ताकि वो क्या करें, साबुन के अणु मिसेल का निर्माण करें। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, और साथ में पूछा जाता है साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए, ये बहुत पूछा जाता है। तो देखिएगा, सिंपल सी हम बात करते हैं, बहुत ही आसान से तरीके से हम इसको याद करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, साबुन जो होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। हमने बात की है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या फिर पोटेशियम के लवण होते हैं, या तो सोडियम जुड़ा होगा या पोटेशियम जुड़ा होगा। जबकि हमने अपमार्जक की बात की, अपमार्जक होते तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले ही है, अम्ल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अमोनियम या सल्फोनेट के लवण होते हैं। किसके, अमोनियम या सल्फोनेट के लवण होते हैं। वही हम बात करें, साबुन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देता है। कठोर जल मतलब जो लवणीय जल होता है, जिसमें बहुत सारे तरह के लवण घुले होते हैं, जैसे समुद्री जल बात करें तो उसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं, उसमें झाग नहीं बनाएगा, इसका मतलब वो सफाई नहीं करेगा, ठीक है। जबकि क्या है, अपमार्जक जो है कठोर जल में भी क्या करते हैं, झाग देते हैं। ये कठोर जल में झाग नहीं देते हैं, ध्यान रखना, जबकि ये कठोर जल में भी क्या करते हैं, झाग दे देते हैं। तो इसका मतलब वो कठोर जल में अगर लवणीय जल है फिर भी वो क्या कर देंगे, कपड़े की सफाई आसानी से कर देते हैं। वहीं आगे नेक्स्ट बात करें, साबुन जो है वनस्पति तेल या फिर जंतु वसा से बने होते हैं, हमने अच्छे से डिस्कस किया है। जबकि ये क्या होते हैं, संश्लेषित हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। संश्लेषित मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, साबुन जो है वो क्या होता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है। या फिर बात करें, साबुन जो होते हैं इसके क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, मतलब इसका सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं, तो मतलब ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वहीं अपमार्जक की बात करें तो ये रसायनों से बने हुए हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं, क्योंकि इनका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते, तो इसलिए जल को प्रदूषित करते हैं और क्या करते हैं, इनका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये साबुन जो है जल प्रदूषण नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक हैं वो जल प्रदूषण करते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, साबुन जो है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, जबकि अपमार्जक है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करना है, साबुन और अपमार्जक के अंतर को अच्छे से लिखना है। बहुत अच्छे से आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा साबुन और अपमार्जक का बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत इजी से हमने समझ लिया है। इसके अंदर आपको याद रखना है साबुनीकरण किसे कहते हैं, प्रक्रिया को, साबुन और अपमार्जक कैसे बने होते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मिसेल का निर्माण, और फिर कपड़े की जो सफाई है वो कैसे की जाती है साबुन द्वारा, और लास्ट में है हमारा साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।